नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 2000 के सबसे बड़े नोट को बंद करने के ऐलान की खबर है और खबर को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे। इसके बाद आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जीत के प्लान की, साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी सियासत की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए, खबर के है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आरबीआई ने 2000 के नोट पर शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट को वापस लेने का ऐलान किया गया है। काले धन को खत्म करने के लिए की गई नोटबंदी के दौरान जिस 2000 के नोट को प्रचलन में लाया गया था, अब मकसद पूरा होने के बाद उसे बंद करने का ऐलान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का मानना है कि 2000 के नोटों को छापने का मकसद अब पूरा हो चुका है। आरबीआई साल 2018-2019 में नोटों की छपाई बंद कर चुका था और बाजार में भी इस नोट की आपूर्ति बेहद कम हो गई। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यही वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नोट बंद होने का ऐलान किया था। इसी के बाद नए नोट जारी किए गए थे, जिसमें 2000 का नोट भी शामिल था। अब 2000 के नोट बंद होने से जुड़ी बातें जानिए। चलन से बाहर होंगे 2000 के नोट। 30 सितंबर तक ही मान्य होगा 2000 का नोट। फिलहाल बाजार में बने रहेंगे 2000 के नोट। 23 मई से बदले जा सकते हैं नोट। 30 सितंबर तक बैंक में जमा कर सकेंगे नोट। नोट बदलने के लिए आपके पास 131 दिन का समय। 20,000 तक के नोट बदल सकते हैं। फिलहाल 214.2 करोड़ नोट चलन में हैं। एक बार में 10 नोट ही बदल सकते हैं। किसी भी बैंक में नोट जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 13% नोट ही सर्कुलेशन में थे। 2018 से 2019 में ही 2000 के नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। 2000 के चलन से बाहर होने के ऐलान के बाद बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन आया, अब वो सुनिए। देखिए, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, बड़ी करेंसी जो अनुभव जैसा आया उसको लेकर के कि कहीं ना कहीं उसका अभी भी ब्लैक मनी का जो ट्रेल उसके कारण से होता है, सोच समझ करके विचार करके निर्णय लिया गया। हालांकि पिछले बहुत लंबे समय से 2000 का नोट जो है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन करने के लिए काम चल रहा था। प्रिंट करना बंद हुआ था, बैंकों के साथ में नो रिटर्न हो रहा था, और अब एक बार जो कुछ भी बचा है वो भी करके इसको समाप्त कर दिया जाए, उस दिशा में निर्णय किया गया। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। हालांकि आरबीआई के इस फैसले पर कांग्रेस हमलावर हो गई। अब जो किया है ना, 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर। पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? इनके चुनाव का जो है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है। आप बताइए कि उन्होंने खुद 2000 का नोट लॉन्च किया था, आज उसी 2000 को वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो फैसला किया था उन्होंने, या तो वो गलत था या फिर इनके पीछे क्या मकसद है देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और अब जब 2000 का कर रहे हैं तो 500 का उस वक्त किया था, तब तो प्रधानमंत्री जी 8 बजे बोले थे, और अभी हल्के से रिजर्व बैंक से आदेश निकलवा दिया, वो प्रधानमंत्री जी 8 बजे नहीं बोले। तो वहीं पब्लिक की इस पर मिले जुले रिएक्शन सामने आए।
नहीं, मैं तो इस डिसीजन को सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी बिफोर 4-5 साल पहले जब ये डिसीजन लिया गया, नोटों को बंद करके वापस नोट चालू किया गया, इतना जल्दी करेंसी को चेंज नहीं करना सही है भैया। 2000 का नोट 2000 का नोट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या दिक्कत आती है? सर कैरी करने में दिक्कत आती है, चेंज नहीं मिलते। चेंज नहीं मिलते सर। बहुत ही बेहतरीन कदम है। हम सच में जो बात करते हैं काले धन की, उस पर किसी न किसी से लगाम लगेगी। 2000 का नोट वैसे भी 10% ही मार्केट में था। काला धन जब मोदी जी ने बंद किया था, 2000 का छापा था, तो 1000 का नोट ही काफ़ी था। बाकी उन्होंने 2000 का नोट चलाया तो मार्केट में चल भी नहीं पा रहा था, फालतू में ही लोगों के पास इकट्ठा पड़ा हुआ है। आरबीआई ने घोषणा की है कि आम लोगों को इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला किया है। पिछले कुछ महीने से मार्केट में 2000 के नोट कम नजर आ रहे थे और इसे काले धन पर रोक की मंशा के तौर पर माना जा रहा है। जनता में डर है कि 2016 में नोटबंदी के समय हुई परेशानी का सामना उन्हें एक बार फिर न करना पड़े। हालांकि आरबीआई की तरफ से इस बार नोट बदलने और जमा करवाने के लिए पर्याप्त समय देने का दावा किया गया है। आरबीआई के इस फैसले के बाद सियासत भी हो रही है। विपक्ष सरकार की इस मंशा पर सवाल उठा रहा है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो ये एक प्रशासनिक फैसला है और इसे काले धन पर रोक की मंशा के तौर पर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब बात करते हैं सियासत की। राजस्थान की लड़ाई गंभीर होती जा रही है और इसे जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। कार्य समिति की बैठक में जहां जन जन अभियान के जरिए पार्टी की मजबूती का प्लान तैयार किया गया, तो वहीं बिछड़े साथियों की घर वापसी के साथ कमजोर इलाकों में मजबूती के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। 23 की जंग के लिए बीजेपी की तैयारी। कांग्रेस के विधायक मन मसोच कर रह गए थे, पर अब इस डूबते हुए जहाज से समझदार लोगों ने किनारा करना प्रारंभ कर लिया है। टीम मजबूत, जनाधार बढ़ाने की रणनीति। आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने विश्वास प्रकट किया, हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। हर योजना के साथ जो भ्रष्टाचार जो है वो 30 से 35-40% तक पहुंच गया और ऐसी परिस्थिति में बार बार कहने के बावजूद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई और स्टेप नहीं लिया गया। कर्नाटक में पिछड़ने के बाद बीजेपी के लिए राजस्थान सबसे अहम राज्य बन गया है और यहां सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने बूथ लेवल पर बड़ा अभियान छेड़ दिया है। नागौर के लाडनू में कार्य समिति की बैठक में जहां सत्ता पाने की बड़ी रणनीति तय की गई, वहीं पीएम मोदी और शाह के ताबड़तोड़ दौरे हो या अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री का पद पर नियुक्ति का मामला, बीजेपी राजस्थान को अहम राज्य का दर्जा देने की रणनीति पर काम कर रही है। 2023 में चुनाव है विधानसभा के, 2024 में चुनाव है, आम चुनाव है और 23 में भी भाजपा राजस्थान में जीतेगी और 24 में भी पूरे देश में भाजपा चुनाव जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। नागौर में बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक में जन जन तक पहुंचकर लोगों को पार्टी से जोड़ने का एजेंडा तैयार किया गया है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, ओम माथुर समेत बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार को घेरने के प्लान के साथ मोदी सरकार के 9 साल के कामों के प्रचार पर भी जोर शोर से काम करने पर सहमति बनी। बुद्धिमान बुद्धिजीवी एक सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, समाज के प्रमुख लोगों को संपर्क भी किया जाएगा और 25 से 30 जून को एक महासंपर्क अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसके अंदर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के कार्यकर्ता और तमाम लोकसभा के सदस्य भी इस अभियान के अंदर जुटेंगे। जहां बीजेपी प्रदेश स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, तो बीकानेर से सांसद और केंद्र में मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया है। उन्हें कानून मंत्री रहे किरेन रिजिजू की जगह दी गई है, जिसे न सिर्फ दिल्ली की नजर में बल्कि राजस्थान के लिहाज से भी अहम बदलाव माना जा रहा है। सियासी जानकार इसे भी बीजेपी का बड़ा कदम मान रहे हैं। आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने विश्वास प्रकट किया, हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। कोई ऐसा विषय नहीं है जी, लंबित जो विषय हैं
न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही विजन है। प्रमोट करना चाहिए था। राज्य मंत्री के रूप में आपने उनको इंडिपेंडेंट चार्ज बना दिया लॉ मिनिस्ट्री का। ये काम मेरा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव, वो जानू का काम जाने। पर जो परसेप्शन बना है, एक मेघवाल है, वो शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, तो आप उनको प्रमोट कर देते साथ में, राजस्थान वाले खुश होते हैं। अर्जुन राम मेघवाल तीसरी बार सांसद बने हैं। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे अर्जुन राम मेघवाल के साथ एक बात और खास है, और वो है कि वो राजस्थान के उस मेघवाल समाज से आते हैं जिसकी संख्या प्रदेश के दलित समाज में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में दलित करीब 16% से ज्यादा हैं और इनमें 60% से ज्यादा आबादी मेघवालों की है। मेघवाल समुदाय आज भी बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट करता रहा है और शायद अर्जुन राम मेघवाल का दर्जा बढ़ाकर बीजेपी दलितों में अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। वहीं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और बड़े किसान नेता की बीजेपी में वापसी को लेकर के भी चर्चाएं गर्म हैं। सीकर से किसान वर्ग से आने वाले पूर्व सांसद सुभाष महरिया ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का दामन थाम लिया। 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है। उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, साल 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को बारंबार इसके बारे में आगाह भी किया गया, बताया गया, लेकिन चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कहा गया। सुभाष महरिया के साथ पूर्व आईपीएस गोपाल मीणा, पूर्व आईपीएस रामदेव सिंह खैरवा, पूर्व आईएएस पीआर मीणा, डॉक्टर नरसिंह किराड ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। वहीं बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की अपनी रणनीति पर कायम है और जिला मुख्यालयों के साथ ही हर जगह पर पार्टी मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। इस कांग्रेस का विघटन का सूत्र आज इस ज्वाइनिंग के साथ वो बोल दिया गया है और आने वाले समय में जिस तरह पहले लिखा करते थे टीबी का रोगी बताओ 10,000 रुपए इनाम पाओ, कांग्रेस का विधायक बताओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ, इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। भ्रष्टाचार का तो आलम ये है कि वीडियो से लेकर के ऊपर तक चारों ओर भ्रष्टाचार है और खुद कांग्रेस के मंत्री भी गहलोत पे ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। और गहलोत जी आपके राज्य में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है, 40%, 50%, यह कांग्रेस के मंत्री ही कह रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी कामकाज को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है, लेकिन प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर बार बार जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा आपको राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है और क्या कारण है, जो स्कीम हम लेके आए हैं आज घर घर में भी चर्चा चल रही है। कांग्रेस के अंदरूनी हालात भले ही बीजेपी के लिए उम्मीद जगा रहे हो, लेकिन सीएम गहलोत के बड़े ऐलान, खासकर महंगाई राहत जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है और जीत के लिए बीजेपी एक एक बूथ के लिए अलग अलग रणनीति बना रही है। वहीं सुभाष महरिया जैसे पुराने लोगों को पार्टी में वापस लेकर भी मजबूती की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कांग्रेस की सियासत की कि आखिरकार क्या कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार का असर राजस्थान में भी दिखेगा। कांग्रेस उत्साह के साथ सरकार की रिपीट की कोशिशों में लगी है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी हालात मुश्किल खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या अल्टीमेटम और आंदोलनों के बीच कांग्रेस जीत का रास्ता चुन पाएगी? देखिए ये रिपोर्ट। पैर में जूता डाल के निकल पड़े थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। हमारी पूंजी, हमारी ताकत, हमारा सब कुछ ये जनता है और जब हम आंदोलन करेंगे तो एक एक गांव, एक एक ढाणी में जाकर न्याय मांगेंगे और न्याय लेकर आएंगे। पद यात्रा, अल्टीमेटम और आंदोलन। इस महीने के आखिर तक ये तीनों मांगे नौजवानों के हित में और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में मैं आंदोलन करूंगा आप लोगों के साथ। चुनावी शोर से पहले सियासी घमासान।
राजस्थान की जनता चुनावी रिवाज बदलेगी या नहीं, अभी दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रदेश की सियासत बिल्कुल बदलती जा रही है। बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन और पदयात्रा करने वाले पायलट के तेवर कमजोर नहीं हो रहे। वहीं राहत कैंप के जरिए जनता को संदेश देने की कोशिश कर रही कांग्रेस को अजमेर की घटना से बड़ा झटका लगा है, जिसमें कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कांग्रेसी ही आपस में भिड़ गए। संगठन प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन के फीडबैक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही यहां कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की यह घटना बीजेपी के लिए सुकूनदायक तो होगी ही। मैम जो है मीटिंग लेने आई थी, सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, हम उनसे कहें तो कार्यकर्ता नहीं थे वो कांग्रेस के, क्योंकि मीटिंग थी पदाधिकारियों की, और वहाँ दूध डेयरी के जो लोगों को लेकर रामचंद्र चौधरी जी ने वहाँ आके कब्जा करके और जिस तरह से वहाँ मीटिंग का एक तरह से जो पूरा डेकोरम था उसको खराब किया। उस बैठक में जिस तरह से गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच में गाली गलौच हुआ है, हाथापाई की नौबत आई है, माइक सिस्टम बंद किया गया है, धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ हाई के नारे लगाए गए हैं, इससे स्पष्ट है कि गहलोत गुट और पायलट गुट आपस में कभी नहीं मिल सकते। ये सत्ता की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है। चुनावी बिगुल फूंके जाने से पहले ऐसी घटना कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि इसे स्थानीय स्तर की घटना बताया जा रहा है, लेकिन तनातनी बड़े स्तर पर भी है, क्योंकि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर मैदान में कूदे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी मांग का दायरा बढ़ाकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पायलट पेपर लीक से नुकसान उठा चुके युवाओं के हित को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। आरपीएससी को भंग कर पूरा पुनर्गठन करें, नए कानून मापदंड बने, पारदर्शिता से लोगों का चयन हो। दूसरी मांग, जिन लाखों बच्चों ने पेपर लीक से उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको उचित आर्थिक मुआवजा प्रत्येक बच्चे को मिलना चाहिए। वसुंधरा जी के खिलाफ जो हमने आपने बिल के आरोप लगाए थे, उसकी उच्च स्तरीय जांच करनी पड़ेगी। पायलट के 15 दिन का अल्टीमेटम और उसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी के बाद कांग्रेस पार्टी में मचे सियासी घमासान के बीच पार्टी के सह प्रभारी का दावा है कि एआईसीसी की घटना पर निगाह है और उचित वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। जो हमारी जिम्मेदारी है हम उस पर लगे हुए हैं, बाकी चीजों के लिए एआईसीसी कॉल लेगा। बाकी ये जो सब चीजें हैं इस पे चर्चा करने के लिए रंधावा जी ने भी आपको बताया था कि जब एआईसीसी प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात होगी तो इन सब चीजों का जो संज्ञान लिया है उस पर बातचीत होगी। खास बात यह है कि सचिन पायलट ने अपनी 5 दिन की पद यात्रा का आगाज अजमेर से ही किया था। दरअसल 11 अप्रैल को एक दिन के अनशन के बाद सचिन पायलट 11 मई से 5 दिन की पद यात्रा पर निकले और अजमेर से जयपुर पहुंचकर पायलट ने जो 3 मांग अपनी ही सरकार के सामने रखी, उसे लेकर कांग्रेस के अंदर ही 2 सुर सुनाई दे रहे हैं। जो मांगे उन्होंने रखी हैं, कहीं ना कहीं वो जो मांग प्रॉब्लम तो है, उन्होंने जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया है वो उसमें अलग मत हो सकते हैं कि कैसे इसको किया जाए, पर कहीं कहीं प्रॉब्लम तो है और सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। हालांकि पार्टी में सुलह और एकता की बात करने वालों की भी कमी नहीं है। अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास और तमाम कांग्रेस के नेता, पूरी पार्टी एक थी तब हमारी 100 सीटें आई थी। हमारी जिम्मेदारी है, हम अब 156 लाना चाहते हैं और लोग देना भी चाहते हैं 156 लेने के लिए हमें सबको व्यक्तिगत अहम छोड़ना पड़ेगा, चाहे मैं खुद हूँ। कि चुनावी वर्ष में आपको ये बेरोजगारों की याद क्यों आ रही है, ये पिछली सरकार के घोटालों की याद क्यों आ रही है, इसको भली भांति लोग समझ रहे हैं। तो अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाए और जिस पार्टी में है उस पार्टी के अनुशासन और मर्यादा में काम करें। कांग्रेस भले ही सुलह की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी इस खींचतान को प्रदेश के नुकसान के तौर पर पेश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि 2 लोगों की लड़ाई में प्रदेश का नुकसान हो रहा है। शायद देश की राजनीति में पहली बार हुआ होगा, देश की सरकार के, किसी प्रदेश के सूबे की सरकार के मंत्री ही अपने मंत्रिमंडल के साथियों के ऊपर सड़क में और संसद में
इन दोनों जगह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती। जिस दिन से 18 में सरकार बनी है तभी से जिसके कंधे के सारे सरकार बनाई गई उसको धोखे में रख करके कुर्सी पे कोई और बैठ गया। इसलिए पहले दिन से एक व्यक्ति कुर्सी पे चिपका रहना चाहता है और दूसरा व्यक्ति पिछले 4.5 वर्षों से इस प्रयत्न में लगे हैं कि मैं कैसे इस कुर्सी से उखाड़ कर फेंक करके मैं बैठूं। तो इनके कुर्सी की लड़ाई में राजस्थान के समाज जीवन का प्रत्येक अंग कष्टदायक है। बहरहाल सचिन पायलट के 15 दिन के अल्टीमेटम को लेकर आला कमान क्या फैसला लेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है इस पर पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। कर्नाटक में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद फोकस राजस्थान पर ही है। बीजेपी जहां जीत की रणनीति पर काम कर रही है तो कांग्रेस को अपनी अंदरूनी समस्या को दुरुस्त करने की जरूरत है। चुनाव से एन वक्त पहले पायलट ने भ्रष्टाचार और युवाओं से जुड़ा वो राग छेड़ा है जिसे किसी भी तरह से नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए मुश्किल है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।